हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग का सेकंड लेक्चर है और इसको ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है आप लोग का रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो आप लोग को रासायनिक अभिक्रिया तो मैं बता ही चुका था क्या होता है, कैसे होती है। आज हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिएगा, अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतने ही प्रकार होते हैं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमको हाई स्कूल में इतने प्रकार की अभिक्रिया पढ़नी है। कितने प्रकार की? संयोजन की अभिक्रिया, वियोजन की अभिक्रिया, विस्थापन की अभिक्रिया, द्विविस्थापन की अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया तो आपको पता ही होगा, ये उपचयन और अपचयन जब एक साथ होता है तो उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। संयोजन की अभिक्रिया। संयोजन की अभिक्रिया नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई चीज़ जुड़ जाता है, कोई चीज़ जो है उनका संयोग हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ये देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड है। सॉरी, इसमें ऑक्सीजन हमने स्मॉल लेटर में लिख रखा है, जबकि ये कैसा होगा, कैपिटल लेटर में। तो कैल्शियम ऑक्साइड है और यहाँ पे वाटर है। वाटर में भी ध्यान दीजिएगा, ये जो टू है ना, ये सब स्क्रिप्ट में है। ठीक है ना, जैसे आप लोग स्क्वायर लिखते हैं ना सुपर स्क्रिप्ट में, ऐसे ये क्या है, सब स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा H2O। ठीक है, और साथ में यहाँ ये जो इक्वल का निशान है ना, यहाँ पे एरो होगा, एक तीर होगी। तो चलिए फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ देखिएगा, दो अभिकारक हैं। ये जो दो अभिकारक हैं ये मिलके एक सिंगल उत्पाद बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारी हो जाएगी संयोजन की अभिक्रिया। क्यों? इसमें कोई चीज़ जुड़ रहा है ना। देखिए, दो अभिकारक थे, ये जुड़ गए और एक सिंगल उत्पाद बना दिया इन लोगों ने। तो ये कहा जाएगा संयोजन की अभिक्रिया। दूसरे अभिक्रिया पे आते हैं, वो था वियोजन की अभिक्रिया। तो वियोजन की अभिक्रिया क्या होती है? ये भी नाम से पता चल रहा है कि जब कोई चीज़ टूट जाए, उसका वियोजन हो जाए, यानी कोई एक सिंगल यौगिक हो, वो टूट जाए, टूट के दो या तीन उत्पाद में बढ़ जाए, उसको हम लोग बोलेंगे वियोजन की अभिक्रिया। इसका भी उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट जो है, इसको जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पे ये टूट जाता है और टूट के ये कितने उत्पाद बना रहा है? एक, दो, तीन, तीन उत्पाद बना रहा है। एक बना रहा है फेरस ऑक्साइड, दूसरा बना रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरा बना रहा है सल्फेट। ठीक है ना, ये तीन उत्पाद बना रहा है। तो ये अभिक्रिया हो जाएगी वियोजन की, क्योंकि यहाँ पे एक यौगिक टूट के अन्य कई यौगिकों में बट गया है। तीसरी अभिक्रिया पे आते हैं, जो कि आप लोगों ने पूछा था, विस्थापन की अभिक्रिया क्या होती है। तो विस्थापन को भी नाम पे जोड़ दीजिए। इसमें क्या हो रहा है, कोई चीज़ विस्थापित हो जा रहा है। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए, ये जिंक है, ये क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। चेक भी कर लीजिए, सल्फेट के पास अब कॉपर नहीं है, कॉपर की जगह पे क्या आ गया है, जिंक आ गया है, और कॉपर क्या हुआ है, विस्थापित हो गया है। तो ये अभिक्रिया हो जाएगी विस्थापन की अभिक्रिया। मतलब इसको हम इसकी परिभाषा कैसे देंगे, आप अपने मन से भी दे सकते हैं, मेरा चाहे तो मेरा भी सुन लीजिए। जब कोई एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से बाहर निकाल दे, विस्थापित कर दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन की अभिक्रिया। फिर आता है द्विविस्थापन की अभिक्रिया पे। ठीक है, तो द्विविस्थापन की अभिक्रिया में से भी आपको पता चल रहा है कि इसमें दो बार विस्थापन होगा। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से चेक करते हैं। ये देखिए, सल्फेट के पास यहाँ पे सोडियम था। ठीक है, अभिक्रिया होने के बाद देखिए, सल्फेट के साथ अब यहाँ पे सोडियम नहीं है, मतलब वो विस्थापित हो चुका है। दूसरा देखिएगा, क्लोरीन के पास बेरियम था, लेकिन अब यहाँ पे क्लोरीन के पास बेरियम नहीं है, मतलब बेरियम भी विस्थापित हो चुका है। यानी यहाँ पे दो बार विस्थापन हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग द्विविस्थापन की अभिक्रिया। ठीक है, अब इसकी परिभाषा कैसे दे देंगे कि जहाँ पे आयनों का आपस में आदान प्रदान हो, उसको द्विविस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं। देख लीजिएगा, आयनों का आदान प्रदान ही तो हुआ है। सोडियम की जगह पे बेरियम आ गया है और बेरियम की जगह पे सोडियम आ गया है। देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हुआ है, इसलिए हमारा हो जाएगा द्विविस्थापन की अभिक्रिया। फिर आता है हमारा लास्ट वाला
कौन सा? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं? जहाँ पे उपचयन और अपचयन एक साथ होता है उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और उपचयन और अपचयन पे तो मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना के भेजा ही था कि जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो उपचयन की अभिक्रिया कहलाती है, और जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन टूटता है तो वो अपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, और जब दोनों की अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं तो इसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नाम कैसे पड़ा, इसके लिए आप लोग फिर से वो वीडियो देखिएगा। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे कॉपर में से ऑक्सीजन टूट जा रहा है। देखिए कॉपर के पास अब ऑक्सीजन नहीं रहा, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का वियोजन हो गया, यानी ये अभिक्रिया कौन सी हो गई? अपचयन की अभिक्रिया। साथ में एक और देखिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, जबकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया है? जुड़ गया है। मतलब ये उपचयन की भी अभिक्रिया है और अपचयन की भी अभिक्रिया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि सर एल्युमिनियम क्यों नहीं रिएक्शन करके जैसे आयरन ऑक्साइड बनता है वैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड क्यों नहीं बनता है? तो बच्चों मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड नहीं बनता है, वो भी बनता है लेकिन बहुत रेयर केस में। देखिएगा, सारे जो तत्व है ना वो एक समान तो क्रियाशील होते नहीं हैं। कुछ ज़्यादा क्रियाशील होगा तो जल्दी बनेगा, कुछ कम क्रियाशील होगा तो धीरे बनेगा। ठीक है ना, कुछ बहुत कम क्रियाशील होंगे, ठीक है, तो वो किसी विषम परिस्थिति में ही बनेंगे। इसके बारे में आप डिटेल में आगे के चैप्टरों में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि जैसे आयरन है वो ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, इसीलिए जब कोई आप आयरन की रॉड लेके आते हैं तो 2-3 दिन बाद उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। कॉपर में देखिएगा महीनों बाद जंग लगना स्टार्ट होता है। चांदी में देखिएगा और भी कम क्रियाशील है, सालों बाद जंग लगता है। ऐसे ही एल्युमिनियम बहुत ही कम क्रियाशील है, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में तो वो कोई क्रिया करता नहीं है। ठीक है ना, हाँ, उसके लिए वैसी कंडीशन चाहिए तो वो भी क्रिया कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना जानिए कि एल्युमिनियम बहुत ही कम क्रियाशील धातु है, इसलिए वो अभी क्रिया नहीं करता है। ठीक है ना, बाकी आगे डिटेल में जानेंगे कि जो एल्युमिनियम है उसके लास्ट कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 को लेना या देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जबकि इनके कक्ष में बाहरी कक्ष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉनों को देना या लेना आसान होता है, इसलिए जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं, और एल्युमिनियम इसलिए देर से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और ध्यान दीजिएगा। पढ़िए हर जगह से, लेकिन लिखिए अपने मन से। चाहे गलत लिखिए, सही लिखिए, चाहे 50% सही लिखिए, चाहे 60% सही लिखिए, जितना भी सही लिखिए, लिखिए अपने मन से। ठीक है, इससे आपको याद करने में भी आसान रहेगा, समझने में भी आसान रहेगा। ठीक है, थैंक यू।